नमस्कार। वॉइस ऑफ इंडियन लॉज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 के कुछ ऐसे सेक्शंस की गहराई में उतरेंगे जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक बहुत बड़ी चुनौती से सीधे सीधे निपटते हैं। जी हां, हम बात करने वाले हैं सेक्शन 346 से 350 की। ये वो प्रावधान है जो क्रिमिनल ट्रायल्स की स्पीड और उसकी निष्पक्षता को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। तारीख पर तारीख, ये शब्द सुनते ही एक फ्रस्ट्रेशन सा महसूस होता है ना? ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि सालों से हमारी न्याय व्यवस्था की एक कड़वी, बहुत ही कड़वी सच्चाई रही है। हर आम इंसान इससे परेशान रहा है। लेकिन अब जब से ये नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आया है, एक बड़ा सवाल सबके मन में है। क्या ये अंतहीन इंतजार, ये तारीख पर तारीख का सिलसिला वाकई अब खत्म हो जाएगा? तो चलिए आज इसी सवाल का कानूनी जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि बीएनएसएस के तहत न्याय के ये नए नियम आखिर हैं क्या। फिर हम सीधे उस सेक्शन पर चलेंगे जो तारीख पर लगाम लगाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कोर्ट को सच का पता लगाने के लिए क्या नई शक्तियां मिली हैं, और आखिर में इन सब बदलावों का असर क्या होगा और ये कितने निष्पक्ष हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहली और बुनियादी बात, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1973 को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है, जो लगभग 50 साल से चल रहा था। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि ये प्रोसीजरल कानून की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मकसद है न्याय को तेज और सभी की पहुंच में लाना। देखिए, किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी उसका प्रोसीजरल कानून होता है। बीएनएसएस की इन धाराओं का जो मूल उद्देश्य है वो 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा है उसे और मजबूत करना। दूसरा, अदालतों की जो एफिशिएंसी है उसे बढ़ाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि न्याय सिर्फ मिले ही नहीं बल्कि सही समय पर मिले। चलिए अब सीधे उस प्रावधान पर आते हैं जो तारीख पर तारीख की जो ये प्रथा है उस पर सीधा हमला करता है। ये है सेक्शन 346। इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि मुकदमों की कार्यवाही में एक अनुशासन और तेजी लाई जा सके। जो भी लोग जुडिशरी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन का जो सबसे क्रांतिकारी पहलू है वो है डे टू डे ट्रायल का सिद्धांत। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बार जब गवाहों का एग्जामिनेशन शुरू हो गया तो कोर्ट को रोज के रोज कार्यवाही करनी होगी, जब तक कि उस दिन आए हुए सभी गवाहों की गवाही पूरी ना हो जाए। कोर्ट कार्यवाही को अगले दिन से आगे तभी टाल सकती है जब ऐसा करना बहुत ही जरूरी हो और उसके कारण भी लिखित में दर्ज करने होंगे। और अब आता है वो नियम जो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 346 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि चाहे प्रोसिक्यूशन हो या डिफेंस, किसी भी पार्टी को पूरे ट्रायल के दौरान सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही एडजर्नमेंट यानी स्थगन मिल सकता है। और वो भी ऐसी नहीं, सिर्फ तब जब वजह उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो। मतलब अब जानबूझकर केस को लंबा खींचने वाली जो टैक्टिक्स होती थी ना, उन पर सीधी सीधी रोक लग गई है। इतना ही नहीं, ये कानून अब उन बहानों को भी खत्म कर रहा है जो दशकों से एडजॉर्नमेंट लेने का आधार बनते थे। जैसा कि यहाँ साफ लिखा है, अब कोई वकील ये नहीं कह सकता कि वो किसी दूसरी कोर्ट में बिजी है। अगर गवाह कोर्ट में मौजूद है और कोई पार्टी उससे सवाल जवाब के लिए तैयार नहीं है, तब भी कार्रवाई नहीं रुकेगी। ये न्याय प्रक्रिया में एक जवाबदेही तय करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो जहां सेक्शन 346 स्पीड पर फोकस करता है, वहीं सेक्शन 347, 348 और 349 कोर्ट को सिर्फ एक चुपचाप देखने वाले अंपायर की भूमिका से बाहर निकालते हैं। ये सेक्शंस कोर्ट को सच की खोज में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाते हैं। ये प्रावधान जज को न्याय करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली टूल्स देते हैं। यहाँ पे कोर्ट की 2 बहुत महत्वपूर्ण शक्तियों को समझते हैं। एक तरफ है सेक्शन 347, जिसके तहत अगर किसी जज या मैजिस्ट्रेट को लगता है कि सबूतों को बेहतर तरीके से समझने के लिए क्राइम सीन पर जाना जरूरी है, तो वो खुद वहां जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। दूसरी तरफ है सेक्शन 348, जो कोर्ट को ये जबरदस्त पावर देता है कि वो ट्रायल के किसी भी स्टेज पर किसी भी व्यक्ति को गवाह के तौर पर बुला सकती है या किसी पुराने गवाह को दोबारा भी बुला सकती है। सेक्शन 348 का दिल है ये लाइन, अगर उसकी गवाही मामले के न्यायपूर्ण फैसले के लिए जरूरी लगती है। ये सिर्फ कोर्ट की शक्ति नहीं, बल्कि ये उसका कर्तव्य भी तय करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोर्ट को लगता है कि कोई जरूरी सबूत या गवाह पेश नहीं किया गया है, तो कोर्ट खुद आगे बढ़कर न्याय सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी।
अब आता है सेक्शन 349, जो आज के मॉडर्न फॉरेंसिक जांच के दौर में एक बहुत ही जरूरी प्रावधान है। ये एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को, जिसमें आरोपी भी शामिल है, अपने सिग्नेचर्स, हैंडराइटिंग, फिंगर इंप्रेशंस या फिर आवाज का सैंपल देने का आदेश दे सकें। ये शक्ति सबूत इकट्ठा करने की पूरी प्रक्रिया को एक साइंटिफिक बेस देती है। हाँ, ये आदेश आमतौर पर तभी दिया जाता है जब उस व्यक्ति को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया हो। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो इन सभी प्रोसीजरल शक्तियों को फेयरनेस यानी निष्पक्षता के बड़े सिद्धांत से जोड़ता है। देखिए, स्पीड और पावर का जो बैलेंस है वो निष्पक्षता से ही बनता है, और सेक्शन 350 इसे बैलेंस को मजबूत करता है। सेक्शन 350 एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हम कह सकते हैं एक मानवीय प्रावधान है। ये कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो सरकार को आदेश दे कि शिकायतकर्ताओं और गवाहों के कोर्ट आने जाने का जो भी वाजिब खर्चा हो उसका भुगतान किया जाए। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसे की तंगी की वजह से न्याय की प्रक्रिया से दूर न रह जाए, और ये एक फेयर ट्रायल को बढ़ावा देता है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले सेक्शन 346 मतलब डे टू डे ट्रायल एबनॉर्मल है और पार्टियों को मिलेंगे सिर्फ 2 एडजर्नमेंट्स। फिर है सेक्शन 347 जिसमें जज सबूतों को बेहतर समझने के लिए खुद इंस्पेक्शन पर जा सकते हैं। सेक्शन 348 जो कोर्ट को न्याय के लिए किसी भी गवाह को बुलाने की जबरदस्त पावर देता है। इसके बाद सेक्शन 349 जिसमें मजिस्ट्रेट वॉइस और हैंडराइटिंग जैसे सैंपल देने का ऑर्डर दे सकते हैं, और आखिर में सेक्शन 350 जो ये सुनिश्चित करता है कि गवाहों का खर्चा सरकार उठाएगी। ये 5 पॉइंट्स एकदम क्लियर होने चाहिए।